नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, हम प्रयोगवाद के मॉक टेस्ट लगा रहे थे जिसमें कि हमने 59 प्रश्न तक कर दिए हैं। अब हम आज की वीडियो में 60 से ऊपर को प्रश्न करेंगे और ज़्यादा समय न लेते चलते हैं प्रश्नों की तरफ। और व्याख्या ऐसी होगी कि आपको पूरा प्रयोगवाद धीरे धीरे से पूरा रिविज़न में आएगा दोस्तों। तो पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 आ रही है, कौन सा काव्य संग्रह है अज्ञे का नहीं है? क्या बोल रहा है? कौन सा काव्य संग्रह है अज्ञे का नहीं है? हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभा, अरि ओ करुणामय प्रभा, सीढ़ियों पर धूप में, आंगन के पार द्वार। तो दोस्तों, कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? तो सीढ़ियों पर धूप अज्ञे का नहीं है ये, क्योंकि ये किसका है? रघुवीर सहाय का है। दूसरे सप्तक के हैं ये दोस्तों। कौन से सप्तक के कवि हैं ये? दूसरे सप्तक के कवि हैं, जिनका सीढ़ियों पर धूप 1960 का है और आत्महत्या के विरुद्ध भी इन्हीं का 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए 1982, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 1989, एक समय था 1994। ये सब किसकी हैं दोस्तों? तो ये सब होने वाली हैं आपकी रघुवीर सहाय की। और रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? 1929 में इनका जन्म हुआ था। तो पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 61वां प्रश्न आ रहा है आपका, अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, प्रलंब या लंबी कविता? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? प्रलंब या लंबी कविता है ये अज्ञे की। ठीक है, इसमें कितनी लाइनें हैं, कितनी लाइन की पंक्ति है बताइए? आप सभी को पता होना चाहिए। ये कब की है? असाध्य वीणा कितनी पंक्तियों की है? तो 321 लाइनों की है। ठीक है दोस्तों, कितनी लाइन की असाध्य वीणा? 321 लाइनों की है। आगे बढ़ते हैं। बासठवां प्रश्न आ रहा है, नदी के द्वीप कविता अज्ञे के किस संकलन में है? हरी घास पर क्षण भर। नदी के द्वीप कब की है? 1951 की। हरी घास में क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए, सागर मुद्रा, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। तो दोस्तों, ये बोल रहे हैं कि नदी के द्वीप कविता अज्ञे की किस में शामिल है? तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो हरी घास में क्षण भर की अगर हम बात करते हैं, किसकी? हरी घास में क्षण भर 1949 की है। कब की है दोस्तों? 1949 की है। इंद्रधनुष रौंदे हुए कब की है? 1957 की है। सागर मुद्रा 1970 की है। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, ये कब की थी? 1969 की। तो बोल रहा है नदी के द्वीप कविता अज्ञे की किस संकलन में संकलित है? तो ये किस में है दोस्तों? हरी घास में क्षण भर में शामिल है। किस में है दोस्तों? हरी घास में, हरी घास पर क्षण भर में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। 63वां प्रश्न आ रहा है, अज्ञे का जन्म कब हुआ? 1911 में। याद रखेंगे। अज्ञे की कौन सी रचना साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है? अज्ञे की कौन सी रचना साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है? सागर मुद्रा, आंगन के पार द्वार, महावृक्ष के नीचे, अरि ओ करुणा प्रभामय। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इनका सन जान लेते हैं। 1970, आंगन के पार द्वार 1961, महावृक्ष के नीचे 1977, अरि ओ करुणा प्रभामय ये कब की है? 1959। ठीक है दोस्तों, 59। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंगन के पार द्वार। लेकिन आंगन के पार द्वार को 1964 में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। याद रखना, आंगन के पार को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है? 1964 में। साथ में आंगन के पार द्वार 3 भागों में संकलित है, 3 भागों में बनी है, जिसका पहला भाग को बोला गया है सलीला। क्या बोला गया है? सलीला। दूसरे को बोला गया है चक्रांत शीला। क्या बोला गया है? चक्रांत शीला। और तीसरे को बोला है असाध्य वीणा। ठीक है,
तीसरे को क्या बोला है, असाध्य वीणा बोला गया है। अब आगे बढ़ते हैं। ये असाध्य वीणा सलीला चक्रांत शिला आंगन के पार को ही बांटा गया भाई, ये तो कंफर्म है। आगे बढ़ते हैं। 64वां प्रश्न आ रहा है, अज्ञेय की कौन सी कविता जापानी लोक कथा पर आधारित है? कितनी नावों में कितनी बार? 1967। असाध्य वीणा 1961। आंगन के पार द्वार 1961। हरी घास में क्षण भर 1949। प्रश्न बन रहा है, अज्ञेय की कौन सी कविता जापानी लोक कथा पर आधारित है? तो उसका सही उत्तर होने वाला है असाध्य वीणा। ठीक है दोस्तों, कौन सी रचना? असाध्य वीणा। आगे बढ़ते हैं। 65वां प्रश्न आ रहा है, बावरा अहेरी अज्ञेय रचित करती बावरा अहेरी किसका प्रतीक है? सूर्य का, चंद्रमा का, राक्षस का, ब्रह्मा का? तो बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है। बावरा अहेरी रचित अज्ञेय रचित करती बावरा अहेरी किसका प्रतीक है? तो दोस्तों किसका प्रतीक है? सूर्य का, चंद्रमा का, राक्षस का, ब्रह्मा का? तो सूर्य का प्रतीक है। बावरा अहेरी में अज्ञेय के बारे में भी बताया गया है। कैसे कह सकते हैं इसको? इस तरीके से, इनके जीवन को प्रतिबिंबित करने वाली कोई कविता तो बावरा अहेरी है दोस्तों, जो कि 1954 की है। आगे बढ़ते हैं। नदी की बांक छाया, नदी की बांक छाया रचना किसकी है? रामदरस मिश्र या 1981 की है? सबसे पहले इतना जान लेंगे आप। अज्ञेय की, नरेंद्र मोहन की, बाल स्वरूप राय की? तो दोस्तों किसकी है ये? अज्ञेय की ये कविता है। आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय की किस कविता में जापान पर गिराए गए परमाणु बम के विनाश का वर्णन है? जापान पर गिराए गए बम, परमाणु बम के विनाश का वर्णन है। मैं आहुति बनकर देखा, हिरोशिमा, इत्यलम और चिंता? तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला बताएंगे? तो इसका तो नाम से ही पता चल गया, हिरोशिमा। याद रखना, जापान याद रखेंगे सभी लोग। जापान में हिरोशिमा प्लस नागासाकी। यहाँ पे परमाणु बम गिरे थे 6 अगस्त 1945 को। यहाँ पे गिरा है 9 अगस्त 1945 को। अमेरिका ने गिराया था, याद रखेंगे, अमेरिका ने गिराया था। आगे बढ़ते हैं। 68वां प्रश्न आ रहा है, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए कूच किस पंक्ति किस ओर संकेत करती है? भाषा की रहस्यात्मकता को, भाषा में नए प्रतीकों उपमानों के प्रयोग को, भाषा की मधुरता को, छंदबद्धता को? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा में नए प्रतीक उपमानों के प्रयोग को। आगे बढ़ रहे हैं। 59वां प्रश्न, सांप तुम तो सभ्य हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। सांप तुम तो सभ्य हुए नहीं, नगर में बसना तुमको आया नहीं। काव्य पंक्ति किस कवि की है? दिनकर की, अज्ञेय की, शमशेर की, कुंवर नारायण की? तो ये अज्ञेय की है दोस्तों, और सांप कविता की है। ये किसकी है? मैं आपको बता दूं, सांप कविता की ये पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं। चेहरे थे असंख्य आंखें थी, चेहरे थे असंख्य आंखें थी, दर्द सभी में था, जीवन का दंश सभी ने जाना था। काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? चेहरे थे असंख्य आंखें थी, दर्द सभी में था, जीवन का दंश सभी ने जाना था। काव्य पंक्ति के रचनाकार अज्ञेय, मुक्तिबोध, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 71वां, रूपाम्बरा काव्य संकलन का संपादन किसने किया? रूपाम्बरा काव्य संकलन का संपादन किसने किया? गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञेय, रामनंद तिवारी, केदारनाथ मिश्र? तो रूपाम्बरा काव्य संकलन का संपादन किसने किया है? तो इसका क्या है? अज्ञेय ने रूपाम्बरा काव्य संकलन का संपादन।
आगे बढ़ते हैं। बह चुकी बहकी हवाएं चैत की, कट गई फूले हमारे खेत की। पंक्ति के रचनाकार कौन है? केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन और अज्ञे। क्या बोल रहा है? बह चुकी बहकी हवाएं चैत की, कट गई फूले हमारे खेत की। तो पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो उसका सही उत्तर होने वाला है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ दोस्तों? 1911 में हुआ है, याद रखेंगे आप लोग सभी। 73वां प्रश्न आ रहा है, चांद का मुंह टेढ़ा 1964, ठीक है, के रचयिता हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध, नागा अर्जुन, धूमिल या धर्मवीर भारती। बहुत अच्छा प्रश्न दे दिया इन्होंने ये। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917, ठीक है। 74वां, पहले सप्तक के कवि थे। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में है? क्या बोला? रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में है? मेरे सहचर मित्र, अंधेरे में, इस चौड़े टीले पर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है? अंधेरे में, ठीक है। अंधेरे में जो रचना है, कविता है, उसका पुराना नाम क्या था? आशंका का द्वीप अंधेरे में, ठीक है दोस्तों। क्या नाम था उसका? आशंका का द्वीप अंधेरे में नाम से वो प्रकाशित हुई थी। अब इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे आप लोग सभी कि जो ये अंधेरे में कविता थी 1964 की, ये एक लंबी कविता है जिसका प्रकाशन जो है वो कल्पना में पत्रिका में हुआ है 1964 में, और आशंका का द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ था। अगला प्रश्न आ रहा है 75वां, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? अज्ञे की, गिरिजा कुमार माथुर की, गजानन माधव मुक्तिबोध की या फिर दिनकर की? तो दोस्तों ये इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। और ये बात किसके लिए बोली गई है? अंधेरे में कविता के लिए बोली गई है। अगला प्रश्न 76वां, मुक्तिबोध रचित कविता नहीं है? अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, इत्यलम, भूल गलती। तो दोस्तों आपको देखते ही पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर होने वाला है ये, क्योंकि ये 1946 की है और किसकी है दोस्तों? अज्ञे की है, ठीक है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते जाना। अगर कर सकते हो तो कर दीजिए लाइक और कमेंट, और नहीं कर सकते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इस वीडियो को पूरा देखिए आप, और यहाँ से आपके कई सारे प्रश्न सॉल्व होंगे और आपको एक बेहतर जानकारी भी मिलेगी दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 77, अंधेरे में कविता में, अंधेरे में कविता में अस्मिता की बात किसने कही है? शमशेर ने, नामवर सिंह ने, रामविलास शर्मा ने या फिर अज्ञे ने? तो अस्मिता की खोज के बारे में कौन बोलते हैं इसमें अंधेरे में कविता के लिए? बताना। तो इसमें जो बोला गया है, किसने बोला है दोस्तों? ये बोला है नामवर सिंह ने। सभी लोग याद रखेंगे। अगर यहीं पे अगर ये पूछा जाता कि अपराध भावना का अनुसंधान, तो रामविलास शर्मा। अपराध भावना का अनुसंधान या आरक्षित जीवन की कविता, तो अब हम बोल देते रामविलास शर्मा। अगर हम शमशेर बहादुर सिंह की अंधेरे में की कोट देखते तो उन्होंने बोला था कि यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास, स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। जो ऊपर लाइन आई थी, एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब, अजीब, अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। मतलब दहकता इस्पाती दस्तावेज किसने बोला है? शमशेर बहादुर सिंह ने। और वहीं पर अस्मिता की खोज किसने बोली है? ये बोला है नामवर सिंह ने, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे को। और लावा बोलते हैं अंधेरे में कविता को प्रभाकर मारचुए, और अंतः स्थल का विप्लव बोला है निर्मला चैन ने। अब बढ़ते हैं आगे। 78वां, हिंदी में फैंटेसी का प्रयोग किस प्रयोक्ता कवि कौन है? हिंदी में फैंटेसी का प्रयोक्ता कवि कौन है? मुक्तिबोध, निराला, श्रीकांत वर्मा या फिर श्रीराम शर्मा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर होना है ऑप्शन ए। क्यों होने वाला है मैं तुम्हें बताता हूँ। जो कि अंधेरे में कविता है, अंधेरे में कविता जो है उसकी रचना फैंटेसी में की गई है, ठीक है दोस्तों। अंधेरे में कविता की रचना किस में हुई है? फैंटेसी में की गई है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आ रही है 79। कोई दिक्कत नहीं, मैंने बड़ा कर दिया इसे, एक मिनट छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, क्वेश्चन देना। बहुत बहुत बढ़िया। मुक्तिबोध कृत अंधेरे में कविता का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? अंधेरे के पार, आशंका में अंधेरा,
उजाले का उल्लू, आशंका के दीप अंधेरे में। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता चुका हूँ आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था, और ये किस पत्रिका में हुआ था, तो ये कल्पना पत्रिका में हुआ था। ये भी याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि समय हमारे पास कम है और हमारी उम्मीद है कि नाटक, उपन्यास, संस्मरण, रेखा चित्र हम सारे मैंने कर भी दिए हैं। आप जाके प्ले लिस्ट देख सकते हैं। मेरा टारगेट ये है कि एग्जाम से पहले दूसरी यूनिट तो पूरी कंप्लीट करा दूं, उसके बाद जो विधाएं हैं वो भी मैं करवा दूं। मुक्तिबोध की समस्त रचनाएं किस संकलन में है? गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं किस संकलन में है? चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाकधूल, मुक्तिबोध रचनावली, सपाट चेहरे वाला आदमी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध रचनावली में। ठीक है, मुक्तिबोध की समस्त रचनाएं किस संकलन में है? तो मुक्तिबोध रचनावली में सभी शामिल हैं। 81वां प्रश्न देखते हैं। मुक्तिबोध की कविता मुझे कदम कदम पर चौराहे किस संकलन में है? मुझे कदम कदम पर चौराहे चांद का मुंह टेढ़ा संकलन में, या फिर भूल गलती में, या भूरी भूरी खाकधूल में, एक साहित्यिक की डायरी में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि अधिकतर जो कविताएं हैं वो चांद का मुंह टेढ़ा के अंतर्गत ही संकलित है। याद रखना आप सभी लोग, मुझे कदम कदम पर चौराहे, तो ये चांद का मुंह टेढ़ा में है। 82वां प्रश्न आ रहा है। वह उस महत्ता का हम सरीखों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व, पंक्तियाँ मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है? वह उस महत्ता का हम सरीखों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व, पंक्तियाँ मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है? भूल गलती से, ब्रह्म राक्षस से, पता नहीं, अंधेरे में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका है ब्रह्म राक्षस। ठीक है, ब्रह्म राक्षस की पंक्ति है कि आंतरिकता का बताता मैं महत्व। कौन बताता? आंतरिकता का महत्व बताता मैं, तो समझ लेना ब्रह्म राक्षस। आंतरिकता का बताता मैं महत्व, तो ये किस में है? ब्रह्म राक्षस में है। अगला प्रश्न आ रहा है। ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक मान कब रहा आसान? पंक्ति मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है? ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि से कृत्य भव्य नैतिक मान कब रहा आसान? पंक्ति मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है? ब्रह्म राक्षस से, भूल गलती से, अंधेरे से, चांद का मुंह टेढ़ा से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ब्रह्म राक्षस। ठीक है, ब्रह्म राक्षस में गणित का जिक्र हुआ है, याद रखना आप दिमाग में बैठाकर। ज्यामिति संगति गणित की, तो गणित की बात किस में हुई है? ब्रह्म राक्षस में हुई है। इस तरीके से लाइनें याद करी जाती हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। पंक्ति किस कवि की है? रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, नागार्जुन, रघुवीर सहाय। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। तो ये दोस्तों ये किसकी है? ये गजानन माधव मुक्तिबोध की ये पंक्ति है। भयंकर बात का कवि, तो दोस्तों कौन है? शमशेर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, गजानन माधव मुक्तिबोध, या फिर अरुण कमल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताना? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। गजानन माधव मुक्तिबोध को याद रखना कि आप भयानक कवियों का कवि भी कह सकते हैं, भयंकर बात का कवि भी कह सकते हैं, गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यही आगे देखो, इंद्रिय बोध का कवि, तो ये तो ज़्यादा समय लेके नाम कहाँ गया आपका? शमशेर, प्रभाकर महाजन, गिरजा कुमार माथुर, अज्ञेय। इंद्रिय बोध का कवि, गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि, तो गजानन माधव मुक्तिबोध को भी बोला जाता है। लेकिन इंद्रिय बोध का कवि कौन है ये? तो इसमें चेंज करके इन्होंने क्या बोल दिया? गिरजा कुमार माथुर को बोल दिया है। लेकिन तीव्र इंद्रिय बोध का कवि और गहन अनुभूति का कवि तो गजानन माधव मुक्तिबोध को भी कहा जाता है। इंद्रिय बोध का कवि गिरजा कुमार माथुर इसमें विकल्प में जा रहा है, लेकिन इस प्रश्न को आप सभी लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। गिरजा कुमार माथुर का प्रथम काव्य संकलन, ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है? गिरजा कुमार माथुर का पहला काव्य संकलन मंजीर, नास निर्माण, भीतरी नदी की यात्रा, छाया मन, छूना मन,
क्या बोल रहा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। देखो मंजीर कब का है, 1941 का। नाश और निर्माण कब का है, 1946 का। भीतरी नदी की यात्रा कब की है, 1975 की। छाया मत छूना मन, 1978 का। ठीक है दोस्तों, छाया मन छूना मन। तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है। नाश और निर्माण, धूप के दान, चांद का मुंह टेढ़ा, पृथ्वी कल्प। तो हमें पता चल चुका है चांद का मुंह टेढ़ा किसका है, गजानन माधव मुक्तिबोध का। नाश और निर्माण कब का था, 1946 का था। धूप के दान कब है, 1955 का है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी कल्प। पृथ्वी कल्प का सन हमें देखने को मिलता नहीं है। अगर यहाँ पे होता कल्पांतर, क्या होता दोस्तों, कल्पांतर होता, तब हम 1983 कर देते। और चांद का मुंह टेढ़ा कब का है, 1964 का है। और ये तीनों रचनाएं किसकी है, ये किसकी हैं, ये किसकी हैं, गिरजा कुमार माथुर की हैं। गिरजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ है, 1918 में हुआ है। सभी लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, पहले तार सप्तक के कवि हैं। प्रश्न आ रहा है 89, हिंदी और मराठी का हाइब्रिड किसे कहा जाता है। हिंदी और मराठी का हाइब्रिड किसे कहा जाता है, गजानन माधव मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, इसका सही उत्तर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। तो गजानन माधव मुक्तिबोध को क्या कहते हैं, हिंदी और मराठी का हाइब्रिड कहा जाता है। अब अगला प्रश्न 90 प्रश्न किस पे आ रहा है, ये भवानी प्रसाद मिश्र पे। तो भवानी प्रसाद मिश्र पे जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो जो गिरजा कुमार माथुर हैं, गिरजा कुमार माथुर थे, उनकी पहली रचना मैंने जैसे आपको बताई थी मंजीर। क्या बोली थी मैंने, मंजीर बोली थी, मंजीर 1941 की थी, है ना। नाश और निर्माण की हम बात करते हैं, वो कब की थी, 1946 की थी, 1946 की थी। अगर हम बात करें धूप के धान की हम बात करें तो 1955 की है। शीला पंख चमकीले, देखो शीला पंख चमकीले कब की थी, 1961 की थी। जो बंद नहीं सका की हम बात करते हैं तो 1968 की है ना। भीतरी नदी की यात्रा किसकी बोल रहा है, भीतरी नदी की यात्रा 1975 की थी। ठीक है। छाया मन छूना मन अभी मैं आपको बता के आया हूँ, 78 की है ना। साक्षी रहे वर्तमान की हम बात करें, साक्षी रहे वर्तमान 79 की है। देखो छाया मन छूना मन और साक्षी रहे वर्तमान। मैं वक्त के हूँ सामने 1990। मुझे अभी और कहना है 1991। और हम बात कर रहे हैं पृथ्वी कल्प, इसका संतानी कल्पांतर 1983। और याद रखना गजानन माधव मुक्तिबोध को मैं, इसमें क्या है, मैं वक्त के हूँ सामने 1990 की ये रचना थी। इसी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इन्हें। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, 1991 में। याद रखना गजानन माधव मुक्तिबोध को मैं वक्त के हूँ सामने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है 1991 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका 90 चलते हैं, 90 में देखेंगे क्या बोल रहा है। 90 को देखते हैं। हाँ, अरे एक मिनट। भवानी प्रसाद मिश्र की सर्वाधिक चर्चित कृति हैं, गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचसती, टूटने का सुख। तो दोस्तों इनकी सबसे अगर सर्वाधिक चर्चित कोई कृति है तो कौन सी है, तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शंस ए। याद रखेंगे गीत फरोश कब की है, 1953 की है। गांधी पंचसती कब की है, जब गांधी जी को मरे हुए 100 साल हो गए हैं। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मरे हुए नहीं, जन्म के 100 साल हो चुके हैं, सॉरी। तो ये हो गया, क्योंकि 48 में तो मरे थे। 1969। चकित है दुख की हम बात करते हैं तो ये 1968 का है। कब का दोस्तों, 1968 का। टूटने का सुख कविता है, उसका सन हमें देखने को नहीं मिलता है। अब प्रश्न आ रहा है, भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, वाणी की दीनता, चकित है दुख। ये तो 68 का था। गीत फरोश 1953 का था। सतपुड़ा के जंगल और वाणी की दीनता का सन हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये इनकी क्या है, प्रसिद्ध कविताएं हैं। तो उसका पहला जो भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह वो गीत फरोश है। और भवानी प्रसाद मिश्र के अगर हम जन्म की बात करते हैं तो 1913 इनका
जन्म है। तो गीत फरोश इसका सही उत्तर था। प्रश्न आ रहा है 92, बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है? केदारनाथ सिंह की, कीर्ति चौधरी की, रामदरस मिश्र की, भवानी प्रसाद मिश्र की। तो बुनी हुई रस्सी कब की है? याद रखना 1971 की। और इसी के लिए 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला हुआ है। तो ये है किसकी दोस्तों? भवानी प्रसाद मिश्र की। कीर्ति चौधरी का जन्म कब हुआ है? 1935 को हुआ है। केदारनाथ सिंह, ठीक है दोस्तों, केदारनाथ सिंह का जन्म कब हुआ था? 1932 में। रामदरस मिश्र का जन्म 31 में है, मुझे याद नहीं है रामदरस मिश्र का सन। आगे बढ़ते हैं। लेकिन बनी हुई रस्सी किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है, जो 1971 की थी। इसी के लिए 1973 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 93वां प्रश्न जा रहा है दोस्तों, अतिवादों को छूने वाला कवि किसे कहा गया है? अतिवादों को छूने वाला कवि भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, रामेश्वर शुक्लांचल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताएंगे सभी लोग। इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी, गिरिजा कुमार माथुर को अतिवादों को छूने वाला कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न आ रहा है 94 प्रश्न, नई कविता का कौन सा कवि फिल्मी गीतकार के रूप में प्रसिद्ध रहा है? नई कविता का कौन सा कवि फिल्मी गीतकार के रूप में प्रसिद्ध रहा है? गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर या फिर अज्ञेय। नई कविता का कौन सा कवि फिल्मी गीतकार के रूप में प्रसिद्ध रहा? गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर या फिर अज्ञेय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भवानी प्रसाद मिश्र नई कविता का कौन सा कवि फिल्मी गीतकार के रूप में प्रसिद्ध हुआ? फिल्मी गीतकार, ठीक है। मैं गीत बेचता हूँ, सुना है ना, कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोश, ये सभी किसकी कविताएं हैं? भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं हैं। अगला प्रश्न आ रहा है देखो इधर, काल तुझसे होड़ मेरी, क्या बोल रहा है? काल तुझसे होड़ मेरी बात बोलेगी नहीं। काव्य संकलन के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मलयज, राजकमल, शमशेर बहादुर सिंह। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए ये किसकी है। तो ये किसकी होनी है दोस्तों? शमशेर बहादुर की होगी। और शमशेर बहादुर जो है दूसरे शतक के कवि है, जिनका जन्म काल देखेंगे 1911 है, और इनको कवियों का कवि भी कहा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को जरा सा याद रखना। और शमशेर जो है प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। लेकिन काल तुझसे होड़ मेरी जो है इनकी कविता 1988 की है, याद रखेंगे। बात बोलेगी, क्या बोल रहा है? बात बोलेगी हम नहीं, बात बोलेगी जो है 1981 की इनकी कविताएं हैं, किसकी? शमशेर बहादुर सिंह की। अगला आ रहा है अमन का राग। अमन का राग के लेखक कौन है? याद रखना ये एक लंबी कविता है दोस्तों। कैसी कविता है? लंबी कविता है। भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, शकुंतला माथुर। तो ये किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की ये कविता है, जो जिनकी टूटी हुई बिखरी हुई भी कविता है। कौन सी? टूटी हुई बिखरी हुई कविता है। अमन का राग कविता है। एक पीली शाम भी है, एक पीली शाम है। धूप कोठरी के आईने में, क्या बोल रहा है? धूप कोठरी के आईने में, घिर गया समय का रथ, घिर गया समय का रथ, समय साम्यवादी, क्या है? समय साम्यवादी भी इनकी कविता है। याद रखना ये सारी कविताएं हैं। टूटी हुई बिखरी हुई एक, दूसरी अमन का राग, तीसरी एक पीली शाम, चौथा धूप कोठरी के आईने में खड़ी, पांचवा घिर गया समय का रथ, छठी समय साम्यवादी। अगला प्रश्न आ रहा है मूड्स के कवि हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो शमशेर को मूड्स का कवि कहलाते हैं, तो कौन कहलाते हैं मूड्स के कवि? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर, गजानन माता, मुक्तिबोध और अज्ञेय। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? शमशेर। और ये लाइन किसने बोली थी? याद रखेंगे, मलयज ने कही थी। मतलब मलयज ने शमशेर को क्या बोला? मूड्स के कवि हैं। और अज्ञेय ने क्या बोला था? कि ये कवियों के कवि हैं। अज्ञेय क्या बोलते हैं शमशेर को? ये कवियों के कवि हैं। और मलयज बोलते हैं कि जो शमशेर हैं वो मूड्स के कवि हैं। और रामचंद्र तिवारी बोलते हैं शमशेर का गद्य जो है वो हिंदी का जातीय गद्य है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 98 नंबर पे आ रहा है, कौन सी रचना शमशेर की नहीं है? काल तुझसे होड़ मेरी, काल तुझसे होड़ मेरी 1988 की है। दो आब, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष कब की है? 1980 की है दोस्तों। प्रार्थना पुरुष कब की है दोस्तों? 85 की है। दो आब का सन इसमें नहीं है। लेकिन शमशेर की एक लाइन जरूर है कि मैं उर्दू और हिंदी का दो आब हूँ, मैं हिंदी और उर्दू का दो आब हूँ। तो हो सकता है कि हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताएंगे दोस्तों।
कौन सी रचना शमशेर की नहीं है? तो दोस्तों इसे देखते ही पता चलना है प्रार्थना पुरुष, क्योंकि ये किसकी है? पंत जी की है। प्रार्थना पुरुष किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की प्रार्थना पुरुष 1985 की है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, प्रार्थना पुरुष मुझे पंत की लग रही थी, लेकिन प्रार्थना पुरुष किसकी है मुझे याद आया, तो प्रार्थना पुरुष है नरेश मेहता की। दोस्तों किसकी है? नरेश मेहता की रचना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं ये कौन सा नंबर का प्रश्न आ रहा है हमारे पास। 99 हो चुका है प्रार्थना पुरुष। 99 प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, धर्मवीर भारती की कृति है मेरी वाणी गौरी वसना, सपना अभी अभी, ठंडा लोहा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों धर्मवीर भारती की कृति के बारे में बात हो रही है, जो 1926 का इनका जन्म है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। उपयुक्त सभी इसकी हो जाएंगी, क्योंकि धर्मवीर भारती की मेरी वाणी गौरी वासना भी है, सपना अभी भी है और ठंडा लोहा भी है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और करेंगे प्यारा सा कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।